नमस्कार साथियों, अवंतिका अकादमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल प्रतिदिन के मध्य प्रदेश के हर दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध करवाता है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया या मध्य प्रदेश में जिस दिन जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है आपको उसी दिन हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। तो आइए आज 22 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे, यानी कि 21 तारीख को जो जो घटनाएं हुई है या 21 तारीख को सरकार ने जो निर्णय लिया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी टारगेट 2026 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं 21 तारीख के करंट अफेयर्स के संदर्भ में। मध्य प्रदेश में 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की नई दर लागू हो चुकी है, यानी कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में मोदी सरकार के द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और इस निर्णय में यह तय किया गया कि पहले जीएसटी की जो 4 स्लैब होते थे 5, 12, 18 और 28, इसे समाप्त कर दिया गया है और इसे समाप्त करके केवल 5% और 18% का जो है वो स्लैब लागू किया जाएगा। साथ ही साथ जो तंबाकू और अन्य हानिकारक उत्पाद हैं उन पर 40% का जो टैक्स होगा वह बरकरार रहेगा, यानी कि ऐसे उत्पाद जो तंबाकू से जुड़े हुए हैं या अत्यधिक महंगे आभूषण से संबंधित उत्पाद हैं उन पर 40% का स्लैब रहेगा। साथ ही 5 और 18% का स्लैब जो है वह अब लागू कर दिया गया है, शेष को हटा दिया गया है। अब जीएसटी क्या है, इससे प्रश्न बन सकता है। तो जो जीएसटी है यह एक अप्रत्यक्ष कर होता है साथियों। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत में जीएसटी की सिफारिश जो है वह केलकर आयोग के द्वारा की गई थी। केलकर समिति, एमपीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था कि किस समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी को लागू किया गया, तो केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी के संदर्भ में और अन्य तथ्यों पर हम चर्चा करें तो जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन, जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन सरकार के द्वारा लाया गया और इस तरह से 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी भारत में लागू हुआ है। जीएसटी जो है वह अंतिम स्थान पर लगने वाला कर है। यह अप्रत्यक्ष कर तो है ही सही, परंतु अंतिम स्थान पर लगने वाला कर है। यानी कि उदाहरण के लिए मैं आपको अगर समझाऊं कि अगर गुजरात के सूरत में जीएसटी लागू होने से पहले कोई वस्तु बन रही होती थी तो गुजरात की सरकार के द्वारा उत्पादन शुल्क या टैक्स लगाया जाता था, और उस वस्तु को अगर हरियाणा में जाना है तो हरियाणा की सरकार के द्वारा भी टैक्स लगाया जाता था। परंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यह अंतिम स्थान पर लगने वाला कर है। तो गुजरात में जहां पर वस्तु का उत्पादन हो रहा होगा अब जीएसटी के बाद, तो उस राज्य को उत्पादन टैक्स लगाने का अब अधिकार नहीं है, यानी कि यह अंतिम स्थान पर लगने वाला टैक्स है। यानी कि यह केवल हरियाणा राज्य को यह टैक्स प्राप्त होगा, क्योंकि वो अंतिम स्थान है, वहां उसे जाना है। साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा हरियाणा को मिलने वाला जो टैक्स होगा उस टैक्स को संग्रहित किया जाएगा और उसे संग्रहित करने के बाद एसजीएसटी और सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सीजीएसटी लगाया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो एसजीएसटी लगाया जाता है, उसे आधे आधे हिस्से में बांट दिया जाएगा कि कोई वस्तु अगर 5% टैक्स के दर में आती है तो 2.5% जो है वो केंद्र को चला जाएगा और 2.5% स्टेट को चला जाएगा। तो इस तरह से ये अंतिम उत्पाद अंतिम स्थान पर लगने वाला टैक्स है। तो मध्य प्रदेश में 5 और 18% की जो दर है वह हमें याद रखनी चाहिए। अगला हमारा करंट अफेयर है, अंतरराष्ट्रीय श्री राम लीला उत्सव का आयोजन जो है वह भोपाल में किया जाएगा। भोपाल में भारतीय मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा, मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग भोपाल में 23 से 29 सितंबर तक अंतरराष्ट्रीय राम लीला महोत्सव का आयोजन करेगा, जो कि हर वर्ष किया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो है वह होता है भोपाल में संस्कृति विभाग के माध्यम से, परंतु दशहरा आने वाला है ऐसी स्थिति में, और साथ ही साथ एमपीपीएससी के संदर्भ में पूछे जाने लायक प्रश्न है यह, तो हमें याद रखना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय श्री रामलीला महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो भोपाल में किया जा रहा है। किस तारीख से किस तारीख तक किया जा रहा है, तो 23 से 29 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है। आयोजन कौन करेगा, तो संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा जो है वह इसका आयोजन किया जाएगा। अगला हमारा करंट अफेयर से, मध्य प्रदेश
जैसा कि टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश भारत का बाघ प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश देश की जैव विविधता को बढ़ाने के उद्देश्य से अपने यहां से 10 टाइगर को उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भेजने वाला है। यह राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण की अनुमति मिलने के पश्चात लिया गया निर्णय है, यानी कि राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा भी इसकी अनुमति दे दी गई है। तो इस तरह से हमें याद रखना चाहिए कि उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में मध्य प्रदेश के टाइगर, जिसमें नर भी होंगे और मादा भी होंगी, इन्हें भेजा जाएगा। अब क्या उद्देश्य है इनको भेजने का? इनका उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में जैव विविधता की जो सुंदरता है इसे अन्य राज्यों में भी फैलाया जाए, इन राज्यों के अंदर भी बाघों की जनसंख्या को बढ़ाया जाए। तो इस तरह से मध्य प्रदेश जो है वह इन राज्यों को टाइगर देने वाला है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में वर्तमान में अगर हम टाइगर की संख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 785 टाइगर हैं, 785 टाइगर। तो इस तरह से मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जहां पर बाघों की संख्या सर्वाधिक है। और साथ ही साथ में कुछ बाघ ऐसे भी हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उदाहरण के लिए व्हाइट कॉलर वाली, मध्य प्रदेश में एक बाघिन रही है जिनका नाम है व्हाइट कॉलर वाली। आपको याद होना चाहिए कि इसी वर्ष इस बाघिन का जो है वह निधन भी हुआ है। इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करके मध्य प्रदेश में इस बाघिन के द्वारा मध्य प्रदेश को बाघ संपन्न राज्य का दर्जा देने में इस व्हाइट कॉलर वाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यह भी हमें याद रखना चाहिए। वर्तमान में 785 टाइगर है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को मध्य प्रदेश से टाइगरों को भेजा जाएगा। तो एमपीपीएससी में प्रश्न आ सकता है कि इन ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जहां मध्य प्रदेश से टाइगर स्थानांतरित नहीं किए जा रहे हैं। तो हमें तीनों के नाम याद रखने चाहिए। अगले करंट अफेयर्स पर हम जाएं। मिशन जीवन पर्यंत को स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। साथियों, कल की ही क्लास में हमने चर्चा की थी कि मध्य प्रदेश के कई विभागों को राष्ट्रीय स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। स्कॉच सम्मान क्या होता है? तो यह वह सम्मान है जो किसी भी सरकारी या शासकीय योजना को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए प्रदान किया जाता है। कल हमने चर्चा की थी कि मध्य प्रदेश के आयुष विभाग को भी यह सम्मान मिला है। आयुष विभाग के बारे में हमने चर्चा की थी। मध्य प्रदेश के एक और पंजीयन के संदर्भ में भी मध्य प्रदेश को जो है वह स्कॉच सम्मान मिला है। वैसे ही मिशन जीवन पर्यंत को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के द्वारा मिशन जीवन पर्यंत को जो है वह चलाया गया। अब यह मिशन जीवन पर्यंत क्या है? साथियों, मिशन जीवन पर्यंत वह योजना है या वह मिशन है जो लाडली बहना की जो लाभार्थी माताएं और बहनें हैं, इन लाडली बहना की लाभार्थी माता और बहनों को अटल पेंशन योजना से भी जोड़ने का काम करता है। यानी कि ये जो मिशन जीवन पर्यंत है, यह लाडली बहना के साथ साथ लाडली बहना का लाभ लेने वाली माता और बहनों को अटल पेंशन योजना का भी लाभ प्रदान करने के लिए उन योजनाओं के लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ने का कार्य करता है। और इसी मिशन को नाम दिया गया है मिशन जीवन पर्यंत। तो इसे भी स्कॉच अवार्ड 2025 दिया गया है और यह सिवनी जिले से संबंधित है। तो हमें यह भी करंट अफेयर्स याद रखना चाहिए। अगला हमारा करंट अफेयर्स है, राजधानी भोपाल में 26 से 29 सितंबर तक 12वें विज्ञान मेले का आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता रहा है। प्रत्येक वर्ष होता है और भारत के अलग अलग राज्यों में होता है, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसका आयोजन किया जाता है। तो इस तरह से राजधानी भोपाल में 26 तारीख से 29 सितंबर तक 12वें विज्ञान मेले का आयोजन किया जाएगा। अब ये 12वां विज्ञान मेला जो है वह क्यों महत्वपूर्ण होगा? यह इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के निर्देशक, यानी कि इसरो के निर्देशक जो है वह डॉक्टर वी नारायणन जो है वह यहां पर मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं।
तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसरो के निर्देशक डॉक्टर वी नारायणन जो है वह यह मार्गदर्शन करने आएंगे, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो हो सकता है एमपीपीएससी इसे पूछ ले। तो राजधानी भोपाल में 26 से 29 सितंबर तक जो है वह 12वें विज्ञान मेले का आयोजन होगा। और यह कहां होगा, तो यह भी हमें याद रखना चाहिए, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया जाएगा। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय इसका आयोजन करेगा। तो हमें यह करंट अफेयर्स याद रखना चाहिए। अगला हमारा करंट अफेयर्स है, नमो युवा रन मैराथन का भोपाल में आयोजन किया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 21 सितंबर को सुबह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर से, यानी कि 17 सितंबर से तो 2 अक्टूबर तक भारत में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर तो 2 अक्टूबर तक नमो युवा मैराथन का जो है वह मध्य प्रदेश में और देश भर में आयोजन किया जा रहा है। हर राज्य अपने अपने स्तर पर कर रहा है। तो मध्य प्रदेश भी नमो युवा रन मैराथन का आयोजन कर रहा है और भोपाल से यह आरंभ हुआ है। अब इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य जो है वह नशा मुक्ति को बढ़ावा देना और साथ ही साथ फिट इंडिया मूवमेंट को भी बढ़ावा देना। नशा मुक्ति को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही साथ फिट इंडिया मूवमेंट को भी यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसलिए नमो युवा रन मैराथन का आयोजन हुआ है। एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है कि कहां से हुआ है, तो भोपाल से हुआ है। किस तारीख से किस तारीख तक हुआ है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हुआ है। क्यों हुआ है, नशा मुक्ति को बढ़ावा देना और साथ ही साथ फिट इंडिया मूवमेंट को भी बढ़ावा देना। अगला हमारा करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण है और ये पूछे जाने योग्य है एमपीपीएससी में। ई मंडी ऐप तथा एमपी फॉर्म गेट ऐप को 2025 का स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया। साथियों, मध्य प्रदेश में ई मंडी ऐप जो है वह भारत के मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी मित्र के रूप में काम कर रहा है। क्या है ई मंडी ऐप? ई मंडी ऐप एक ऐसा ऐप है जहां पर मध्य प्रदेश की 259 मंडियां जो है वो पंजीकृत है। 259 जो है वो मध्य प्रदेश की मंडियां जो मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल पर भी पंजीकृत है। उन सारी मंडियों की जानकारी जो है वह ई मंडी ऐप पर उपलब्ध हो जाती है, जो किसानों के लिए हेल्प का कार्य करता है। और साथ ही साथ अब तक मध्य प्रदेश के 32 लाख से अधिक किसान जो है वह इस ऐप का लाभ ले चुके हैं। तो ये मध्य प्रदेश के किसानों को जागरूक करने का कार्य भी करता है, इसलिए इसे स्कॉच सम्मान के लिए चुना गया। और साथ ही साथ दूसरा जो एक और ऐप है जिसका नाम है एमपी फार्म गेट ऐप। अब ये एमपी फार्म गेट ऐप क्या है साथियों? ये एक ऐसा ऐप है जो किसानों को अपने घर से, अपने खेत से या अपने गोदाम से मंडी में जाए बगैर वह अपने खेत से, घर से या गोदाम से किसी भी वस्तु का विक्रय कर सकता है। यानी कि आप इस ऐप के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अपना सामान अपने घर से ही बेच सकते हैं। तो ये किसानों के लिए एक बेहतर ऐप के रूप में कार्य कर रहा है एमपी फार्म गेट ऐप। मध्य प्रदेश में अब तक 8 लाख से अधिक मीट्रिक टन से अधिक जो है वह अनाजों को इस फार्म गेट ऐप के माध्यम से किसानों ने बेचा है, जो ये दर्शाता है कि ये कितना सफल रहा है। 8 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का जो अनाज है किसानों के द्वारा वो इसी एमपी फार्म गेट ऐप के माध्यम से ही बेचा गया है, अपने घर से बेचा गया है, अपने फार्म से बेचा गया है। तो इस तरह से यह सम्मान का हकदार है। तो ई मंडी ऐप तथा एमपी फार्म गेट जो है वह स्कॉच पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए हैं। अगला हमारा करंट अफेयर्स है, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का शहडोल डिवीजन मध्य प्रदेश का पहला प्लास्टिक फ्री डिवीजन बना है। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। आज ही जो है वह इसकी घोषणा हुई है कि मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियां जो है उन कंपनियों के द्वारा शहडोल डिवीजन को पूरी तरह से, शहडोल डिवीजन को मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के द्वारा शहडोल डिवीजन को पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री कर दिया है। अब यह प्लास्टिक फ्री करने का उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक फ्री करने का उद्देश्य यह है कि पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाएगा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही साथ प्लास्टिक फ्री करने के लिए वहां के मंडल के द्वारा या वहां के डिवीजन के द्वारा वहां के कार्यालयों में पूरी तरह से प्लास्टिक की वस्तुओं को बैन लगा दिया गया। यानी कि आप कोई प्लास्टिक की बोतल या कोई सामग्री
उस कार्यालय में नहीं ले जा सकते। शहडोल के डिवीजन में जहां भी विद्युत वितरण कंपनियां हैं वहां पर आप कोई प्लास्टिक बैग नहीं ले जा सकते, और अगर कोई कर्मचारी प्लास्टिक बैग लेकर जाता है तो उसे जाने नहीं दिया जाता। तो इस तरह से शहडोल डिवीजन ने एक नया मानक प्रस्तुत किया है, और साथ ही साथ शहडोल डिवीजन विद्युत के क्षेत्र में एक और नई उपलब्धि भी हासिल कर रहा है कि यह पूरी तरह से ग्राहक और साथ ही साथ कर्मचारियों को सुरक्षित प्रदान करने वाले सारे उपकरण का भी प्रयोग करता है, जैसे हेलमेट हुआ है या अन्य जो है वो उपकरण है। तो हमें यह याद रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का शहडोल डिवीजन मध्य प्रदेश का पहला प्लास्टिक फ्री डिवीजन बना है जहां पर प्लास्टिक का कोई उपयोग नहीं किया जाएगा। अगले करंट अफेयर्स पर हम चले। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में एक और बेहतर करंट अफेयर्स के रूप में आज के प्रश्नों को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दुग्ध उत्पादन के लक्ष्य को 20% और अधिक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश में दूध के उत्पादन को राज्य की सरकार 20% और अधिक बढ़ाएगी। तो इसके लिए राज्य सरकार क्या करने जा रही है? तो इसके लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी किसान 25 से अधिक जो है वह गोवंश या फिर 25 से अधिक गोवंश या भैंसों को जो है वह खरीदेगा तो सरकार के द्वारा एसटी कैटेगरी में आने वाले किसानों को 33% तथा अन्य कैटेगरी में आने वाले जो किसान होंगे उन किसानों को 25% तक का अनुदान दिया जाएगा। इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह एक बड़ी आर्थिक अनुदान की योजना जो है वह आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका जिक्र किया गया था। हम अगर बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का देश के दूध के उत्पादन में चौथा स्थान है। आज हमारा मध्य प्रदेश देश में दूध के उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। पहले नंबर पर यूपी आता है, दूसरे स्थान पर राजस्थान का नंबर आता है और तीसरे स्थान पर पंजाब या हरियाणा का स्थान है और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश का स्थान है। तो मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा यह पहल की गई है। तो आज के 21 तारीख के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। कल हम आएंगे नए करंट अफेयर्स के साथ और साथ ही साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ हम आपके सामने आएंगे ताकि एमपीपीएससी में ज्यादा से ज्यादा बेहतर करंट अफेयर्स हमारे कवर हो और हम उन करंट अफेयर्स के सारे प्रश्नों को बेहतर ढंग से हल कर पाए। तो आशा है कि आज की क्लास अच्छी रही होगी। धन्यवाद।